बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। बोलो क्या बात है? हाँ? अरे आना है तो आते थोड़ी, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? अभी शुरू होने जा रहा। पागल ही लग रहा। ये लोकेश कैसे आ गया? अच्छा ज्वाइन किया। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। आप सभी का आज प्राउटिस्ट यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल फेडरेशन में स्वागत है। आज फिर से हम एक नया विषय लेकर आए हैं, एक्शन प्लान ऑफ प्राउड। और एक्शन प्लान ऑफ प्राउड, इसके अंतर्गत एक छोटा सा 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। विश्व हमारा, धरती अपनी, विश्व पिता के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। नया इंसान बनाने की प्रक्रिया क्या है, सद्विप्र बनने की प्रक्रिया क्या है, ये हमने कल देखा, कल जाना, कल समझा। और अब संसार को सुंदर कैसे बनाना है, एक सुंदर समाज हम कैसे बनाएंगे, वो हम आज, हमारे बीच में सत्यव्रतानंद दादा हैं और वो हमें बताएंगे कि प्राउड के अंतर्गत, प्राउड एक क्योंकि एक सर्व कल्याण की व्यवस्था है, आर्थिक और सामाजिक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मनुष्य का कल्याण ही कल्याण है, एक समृद्धि का विज्ञान है। और ये कैसे हम इसको लेके आ सकते हैं कि
हर चेहरा मुस्कुराए, हर आंखों से आंसू पहुंचे जाएं, सभी खुशी रहें, सभी खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जो हमारे को हमेशा आशीर्वाद मिलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का, ये कैसे संभव होगा एक्शन प्लान ऑफ प्राउड में? आइए आज हम सब जानेंगे। हमारे बीच में आचार्य सत्यव्रतानंद अवधूत जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ दादा, विलंब ना करते हुए, क्योंकि समय हो चुका है। तो हम अपने विषय पर आते हैं और आप इस विषय को शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। नमस्कार। नमस्कार, वेलकम टू ऑल। नमस्कार। सबसे पहले मैं एक क्षमा याचना करना चाहता हूँ। कल के क्लास में मुझसे एक भूल हो गई थी। किसी एक पॉलिटिशियन का नाम मैंने लिया था। आवाज थोड़ा कम है। आवाज कम है, आवाज कम है, सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? अब ठीक हुई है थोड़ा। पास में ऑडियो थोड़ा बढ़ा लीजिए, नहीं तो कानों में लीड लगा के भी आप कर सकते हैं। साउंड बढ़ाइए। इससे तो अपना वही मोबाइल ही ठीक था। कल के क्लास में मैंने शारीरिक स्वास्थ्य की व्याख्या करते हुए एक व्यक्ति का नाम लिया था, जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। मेरा कोई वैसा इंटेंशन नहीं था किसी को दुखाने का, लेकिन अनजाने में नाम निकल गया मेरे मुंह से, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। वैसे न मैं किसी का पुजारी हूँ, न भगत हूँ, न किसी का फॉलोअर हूँ, न प्रचारक हूँ। मैं अपने सिद्धांत पर अडिग रहता हूँ। लेकिन कल जो हुआ वो अनजाने में हो गया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे ऐसी भूल नहीं होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। परसों हमने प्रभु की एक झलक देखी थी और मैंने बताने की कोशिश की थी कि प्रभु क्या है, प्रभु कब आया, किसने दिया, क्यों दिया, वगैरह वगैरह। उसको बंद कीजिए। तो और कल हमने प्रभु के नैतिक नेतृत्व का जो धनी है, जो उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसको सत्युपन कहते हैं, उसकी चर्चा की थी। और आज हम लोग प्रभु की जो आर्थिक नीति है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसको अप्लाइड साइड ऑफ प्राउड भी कर सकते हैं या फिर एक्शन प्लान ऑफ प्राउड भी कर सकते हैं। तो ये एक्शन प्लान ऑफ प्राउड इसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। प्राउड थियरी है, सॉरी दादा, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सॉरी दादा, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ शायद कोई और भी कनेक्ट किया हुआ है जूम से, इसलिए उनकी वॉइस इको कर रही है। तो आप सेपरेट रूम में बैठिए दादा। अच्छा, हाँ, किसी और का जूम चल रहा है, वो इको कर रहा है आपकी आवाज के साथ आते के दौरान। अब नहीं करेगा, मैंने उनको म्यूट कर दिया है। दादा आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। दादा कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, आप कीजिए तो। हाँ दीदी, तो अभी हम लोग एक्शन प्लान ऑफ प्राउड की चर्चा करेंगे और मूल विषय पर आने से पहले हमारा भारतवर्ष अतीत में कैसा था, हमारे भारतवर्ष की व्यवस्था अतीत में अर्थात अंग्रेजों की गुलामी आने तक, हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम बनने के पहले तक
हमारा अतीत कैसा था उसकी एक हल्की झलक मैं आप पेश करने जा रहा हूं। तो छोटा ही जरा गौर से सुनिएगा। भारत के गांवों में जरूरत के सभी सामान तैयार होते थे। गुलामी के पहले शहरों से केवल नमक आता था। सन 1935 तक भारत का सामान दुनिया के बाजारों में 33% बिकता था। भारत में तैयार लोहा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। सरगुजा जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है के आसपास लोहे के 1000 कारखाने थे उस समय। यूरोप के देशों की तुलना में भारत की फसल प्रति एकड़ 3 गुना ज्यादा होती थी। गांवों में लगभग 36 तरह के उद्योग चलते थे। गांवों में ही करीब 2000 प्रकार के प्राथमिक उत्पाद तैयार होते थे, जिसे 18 प्रकार के कारीगर जैसे जुलाहा, बुनकर, घुनकर, तेली, कुम्हार, बढ़ई आदि तैयार करते थे। हाईटेक उत्पाद समझा जाने वाला स्टील भारत में 3000 वर्षों तक बनता रहा है। यहाँ का कपड़ा विदेशों में सोना के वजन के बराबर तौल में बिकता था। भारत के गांव में लोगों के घर में सोने के सिक्कों के ढेर पाए जाते थे, जिसे वे गिनकर नहीं तौल कर रखते थे। यहाँ इतनी अधिक समृद्धि थी, मंदिर भी सोने के बनवा और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति इतनी मजबूत थी, वैदिक गणित के फार्मूलों से गणना कैलकुलेटर शीघ्र की जाती थी। ये था हमारे भारतवर्ष का अतीत, हमारी अंग्रेजों की गुलामी के पहले। लेकिन धीरे धीरे भारतवर्ष का पतन होता गया और आज जो स्थिति है वह स्थिति को जब हम देखते हैं तो मेरे मन में एक सवाल उठता है, कहाँ गए वो दिन रहते थे हम सुख चैन से। कहाँ गए वो दिन रहते थे हम सुख चैन से, क्यों आ गए ये दिन मरते हैं हम मजबूरी से। ये एक स्वाभाविक प्रश्न है कि आखिर हमारी ऐसी स्थिति क्यों हो गई, उसके लिए क्या कारण है। हमें आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन इन 75 वर्षों में भी हम लोगों की स्थिति जैसे सुधरनी चाहिए थी वैसी अभी तक सुधर नहीं पाई है। बल्कि आज देश में सभी ओर सामाजिक अन्याय, अर्थनैतिक शोषण, राजनीतिक अपराधीकरण, शैक्षणिक अक्षमता, सांस्कृतिक दुर्हास, धार्मिक अंधविश्वास, नैतिक अधपतन तथा विकास के नाम पर दिल बहार लॉलीपॉप और मुक्तखोरी की राजनीति का बोलबाला नजर आ रहा है। परिणाम स्वरूप अनाचार, अत्याचार, बेभिचार, भ्रष्टाचार, कालाधन, कालाबाजारी, जमाखोरी, कर चोरी, कर्जबाजारी, भूखमरी, भिखारी, महंगाई, गरीबी, कुपोषण, चोरी, डकैती, फिरौती, अपहरण का असर सर्वत्र दिखाई दे रहा है। आए दिन सत्ता परिवर्तन तो हो रहा है, किंतु व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में आजादी के बाद से आज तक उपयुक्त आर्थिक नीति और दूरदर्शी नैतिक नेतृत्व का अभाव ही इसका एकमात्र कारण रहा है। आज हम सबका सौभाग्य है कि महासद्वी प्रौढ़ प्रशंसा श्री प्रभात रंजन सरकार की अहेतु की कृपा से हमारे पास उपयुक्त नीति और नैतिक नेतृत्व दोनों ही है। अब हम सबका दायित्व है कि प्रभुत्व की नीति और नेतृत्व दोनों का शीघ्रातिशीघ्र लागू करने की व्यवस्था करे। मान लो प्राउटिस्टों को आज व्यवस्था परिवर्तन का अवसर मिलता है, तो वे सर्वप्रथम क्या करेंगे? यही एक स्वाभाविक प्रश्न है।
बातें तो व्यवस्था परिवर्तन की बहुत चलती है, आए दिन सम्मेलन होते हैं, मीटिंग्स होती है, क्लासेस होते हैं, सब जगह व्यवस्था परिवर्तन की बात बिंदास्त चलती है। किंतु ये व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? जस्ट टू स्टार्ट विथ, हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, ये एक विचारणीय प्रश्न है। वैसे तो व्यवस्था परिवर्तन का दायरा बहुत व्यापक है, जितना करो उतना ही कम है। थोड़ा सा करने जाएंगे तो आगे और कुछ करने का बाकी रह जाएगा, उसको करेंगे और करने का बाकी रह जाएगा। ये अनवरत प्रयास है जो चलता रहेगा, लेकिन फिर भी इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी। ब्रह्मा त्रिकोण के अनुसार प्रौत प्रणेता प्रभात रंजन सरकार ने अपने प्रौत में ब्रह्मा का भी जिक्र किया है। उस ब्रह्मा के अनुसार बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाने की शुरुआत ब्रह्मा समृद्धि से ही करनी होती है। उसके बाद में धीरे धीरे ब्रह्मा रिद्धि और उसके बाद में ब्रह्मा सिद्धि की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। यही है मानव समाज के विकास की गति। मानव समाज की प्रगति के लिए अस्ति, भाति और आनंदम, ये तीनों ही आवश्यक तत्व है। फिर भी शुरुआत तो अस्ति से ही करनी पड़ेगी। अस्ति, क्योंकि अस्तित्व रहेगा तभी तो हम विकास कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, और विकास होगा तभी तो हम आध्यात्मिक प्रगति की ओर चल सकेंगे। वास्तव में मनुष्य मां के गर्भ में ही मोक्ष प्राप्ति की कामना करता है और उसकी पूर्ति के लिए प्रचेष्टा करने की भी सोचता रहता है। मां के गर्भ में बाहर आने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं। शास्त्रों में कहा गया है, यदि जोण्या प्रमुच्य तत्स्मरिष्ये पदं तव तमुपायं करिष्यामि तेन मुक्ति प्रजाम्यहम्। हे मेरे ईश्वर, इस अंधकार की कोठरी से, इस जेल से मुझे तू बाहर निकाल। मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा, तुम्हारे पदों का वंदन करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा कि फिर मुझे इस जेल में आना न पड़े, माँ की कोख में दोबारा आना न पड़े। ये कितनी सुंदर कल्पना मनुष्य के मन में, जो अभी जन्म नहीं ले चुका है, भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में होता है, उसी समय आती है। क्यों? संतों का कहना है कि उस समय उसकी गति जो होती है गर्भ में उल्टी होती है और उस उल्टी गति की व्यथा को वह सहन नहीं कर पाता है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहता है। जो भी हो, अगर मान भी लेते हैं कि उसके मन में इस प्रकार की भावना आती है, तो आखिर बाहर आने के बाद में वह इस रंगीन दुनिया में ऐसा उलझ जाता है कि भगवान को दिए हुए इस वचन को भूल जाता है और रंगीन दुनिया में ऐसा मशगूल हो जाता है कि वह अपने मुक्ति मोक्ष के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और कुछ लोग हैं जो करते भी है तो गलत करते हैं, सही दिशा उनको मिल नहीं पाती है, और मिलती भी है, वो करना भी चाहते हैं तो परिस्थिति उनको करने नहीं देती है। और इसी का विचार करके प्रौत प्रणेता ने मानव के कल्याण के लिए यह प्रौत दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि इसके अनुसार तुम अपने समाज की व्यवस्था बनाओ और तुम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलो। अब इस व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत अगर हमें करनी है तो सबसे पहले अस्थि से करनी पड़ेगी। अस्थि से इसकी शुरुआत करेंगे, तब भाति, तब आनंदम। अर्थात अस्थि माने अस्तित्व रक्षा करना। अगर हम जिंदे रहेंगे तो हम विकास के लिए कुछ हलचल करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, विकास करके आगे बढ़ेंगे तो प्रगति की राह पकड़ेंगे, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य को पा सकेंगे। इसलिए हमारी व्यवस्था की शुरुआत हमारे अस्थि से ही होनी चाहिए। अस्थि माने जीवन रक्षा की 5 चीजें जो निम्नतम आवश्यकता कहलाती है।
अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। खाने को अन्न चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, रहने को घर चाहिए, अनपढ़ को शिक्षा और बीमार को दवा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। ये 5 चीजें अगर हर इंसान को मिल जाए तो हर इंसान अपने जीवन की राह पर अग्रसर हो सकता है, और नहीं तो उसे यही कहना पड़ेगा कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ऐसी नौबत, ऐसा बोलने की नौबत किसी पर न आवे, इसीलिए प्रभु प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार ने अपने दर्शन को दिया है और कहा है कि शीघ्रातिशीघ्र इस दर्शन के अनुसार स्थापना करो, एक व्यवस्था बनाओ और फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा व्यवस्था परिवर्तन होगा ये कैसे होगा, हम कहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए प्रभु प्रणेता ने अपने दर्शन में बहुत जगह बहुत सारी बातें कही है। ये सारी बातें जो आज मैं आपको आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, आपको परोसने जा रहा हूँ, यह किसी उनके एक लेक्चर की बातें नहीं हैं। अनेक लेक्चर्स मिला करके यहाँ से वहां से खोज करके मैंने इस फूल की माला को बनाया जो मैं आज आप लोगों को समर्पित करने जा रहा हूँ। इसमें 5 तत्व है, इसमें 5 बातें हैं, इसके 5 पॉइंट्स है और इसको मैंने सूत्रबद्ध किया है। इसका सूत्र है P क्यूब M स्क्वायर। P क्यूब माने P और M स्क्वायर माने MM। इसमें ये 5 अक्षर हैं और 5 अक्षरों का अलग अलग मीनिंग है। मैं वो आपको पहले बता दूं, उसके बाद में उसकी डिटेल चर्चा हम लोग धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। पहला P माने पॉलिटिकल स्टेट्स टू बी रीऑर्गेनाइज्ड इनटू सोशियो इकोनॉमिक जोन्स, अर्थात जितने भी राजनीतिक राज्य है हमारे देश में, भारतवर्ष में, वो सारे के सारे राज्य उसका पुनर्गठन होना चाहिए। किसमें? सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स में या जोन्स में, मतलब एक सामाजिक आर्थिक इकाई के रूप में। ये एक ऐसी इकाई होगी जो स्वावलंबी होगी, सेल्फ डिपेंडेंट होगी और सबके कल्याण की होगी। उसकी डिटेल चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरा P है कि ये जो इकोनॉमिक जोन बनेगा, सोशियो इकोनॉमिक जोन या यूनिट, इसकी प्लानिंग होगी और ये प्लानिंग डिसेंट्रलाइज्ड होगी अप टू ब्लॉक लेवल, और ब्लॉक में भी इंट्रा ब्लॉक और इंटर ब्लॉक तक वो जाएगी। तो वो प्लानिंग कैसे होगी, उसका क्या आधार होगा, ये सारी चीजें चर्चा हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद में तीसरा P है, उसका अर्थ है परचेसिंग कैपेसिटी टू बी गारंटीड टू ऑल थ्रू 100% एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। परचेसिंग कैपेसिटी मतलब क्रय क्षमता, किसी भी सामान को खरीदने की क्षमता हमारे अंदर आनी चाहिए। इसके लिए हर किसी व्यक्ति को परचेसिंग कैपेसिटी देने की गारंटी होगी। इसकी गारंटी हर व्यक्ति को देनी होगी थ्रू 100% एम्प्लॉयमेंट। ये बड़ा टफ जॉब है। 100% एम्प्लॉयमेंट हमारी सरकार भी आए दिन वचन देती है, प्रॉमिस करती है, अपने घोषणा पत्रों में लिखती है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट ये समस्या अनसॉल्व रह जाती है और वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। लेकिन प्रभुत्व में 100% एम्प्लॉयमेंट का क्या तरीका है, इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे तीसरे P में। और अब चौथा अक्षर है एम। एम माने मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी गारंटीड टू ऑल थ्रू परचेसिंग कैपेसिटी। मनुष्य को ये जो परचेसिंग कैपेसिटी मिलेगी, क्रय क्षमता थ्रू 100% एम्प्लॉयमेंट, इस 100% एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से उसके पास में जो परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इस परचेसिंग कैपेसिटी के माध्यम से ही उसके जीवन की सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट की चीजें जैसे अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा,
ये पांचों चीजें वो प्राप्त कर सके, मेंटेन कर सके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने अगल बगल के लोगों के लिए, और जो संकट में पड़े हुए हैं किसी नेचुरल कैलामिटी में या मैन-मेड में, उनकी भी सहायता कर सके, इतना समर्थ उसको होना पड़ेगा थ्रू परचेसिंग कैपेसिटी। ये कैसे होगा हम इसकी भी चर्चा करेंगे। और अंतिम एम है वो है मैक्सिमम एमिनिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल थ्रू सरप्लस प्रोडक्शन। मतलब मैक्सिमम एमिनिटीज मतलब सुख सुविधा की चीजें। ये सुख सुविधा मतलब क्या कि जैसे कोई चीज को हम अभी करते हैं तो उसको और सरल तरीके से कर सके, उसको कहते हैं सुख सुविधा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पहले पानी के लिए हमारी माताएं कुओं पर जाती थी और गांव में सिर्फ एक कुआं होता था, अपने घर से घड़ा लेकर के जाती थी, उसमें पानी भर कर लाती थी। किंतु आज हर घर में नल का जल जा रहा है। ये है मैक्सिमम इम्यूनिटी। मतलब क्या? और घर में नहीं जा रहा है, पता है, किचन में पानी की जरूरत होती है तो किचन में नल है, बाथरूम में पानी की जरूरत होती है तो बाथरूम में नल है। मतलब जहां वो रहेगा वहीं पर नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। उसके कमरे में भी उसको कमरे के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी बात के लिए। सारी सुविधा की चीजें उसके पास में होती हैं। और आजकल तो और नए नए उपकरण निकलते जा रहे हैं, जैसे मोबाइल है और ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी मैक्सिमम इम्यूनिटी की चीजें हैं। तो इसकी डिटेल चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे। अब मैं देखूंगा कि आज मैं कितने पॉइंट्स को टच कर सकता हूं, और जो बचेंगे उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, अगर इतनी सुंदर व्यवस्था हमको बनानी है तो आखिर ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कौन माइका लाल इतनी हिम्मत करेगा? वर्तमान सरकार को तो ये संभव नहीं है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किए 75 साल बीत गए, कोई सरकार इस लाइन पर न सोच सकी न कुछ कर सकी, और नहीं वर्तमान में भी इसकी कोई अपेक्षा है। तो क्या गारंटी कि भविष्य में ये हो सकेगा और कोई कर सकेगा? हाँ है। श्री प्रभात रंजन सरकार ने, प्रौद्ध प्रणेता ने इसकी गारंटी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम सद्विप्र नेतृत्व को स्वीकार करते हो और तदनुसार अपने आप को बनाते हो, तुम स्वयं सद्विप्र बन करके अगर तुम समाज की सेवा करना चाहते हो, समाज की व्यवस्था बनाना चाहते हो, तभी ये काम तुम्हारे लिए संभव हो सकेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों? मैंने कल भी कहा था कि विचार तो अच्छे हैं, लेकिन करने वाला व्यक्ति अगर अच्छा न हो तो अच्छे विचार अच्छे ही बने रह जाएंगे, वो कार्यान्वित नहीं हो सकेंगे। अच्छे विचारों को कार्यान्वित करने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत होती है। इसलिए श्री प्रभात रंजन सरकार चाहते हैं कि मॉरलिस्ट लोगों की, सद्विप्रों की ये अपनी व्यवस्था होगी, एक सरकार होगी, वही जो है इसको कर सकेगा, वरना ये संभव नहीं है। चलिए, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पहला पी लेता हूं, जो पॉलिटिकल स्टेट्स टू बी रीऑर्गेनाइज्ड इनटू सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स वाला है, कि जितने भी राज्य हैं, अभी कितने राज्य हैं? 29। भारतवर्ष में जो भी राज्य हैं, ये राज्य, इनका निर्माण हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद किया है। और बहुत पहले हमारे देश में जनगोष्ठी हुआ करती थी। जनगोष्ठी उसी, तो वो जनगोष्ठी के समय का भारत अलग था, लेकिन बाद में लोगों ने हमारे देश को विभाजित किया राज्यों में, और ये राज्य या तो रिलीजन पर बने हैं या फिर लैंग्वेज पर बने हैं, मतलब संप्रदाय पर आधारित है या फिर भाषा पर आधारित है। जिन लोगों की एक भाषा, उनका एक राज्य, यही फार्मूला जनरली काम कर रहा है। 29 पॉलिटिकल स्टेट्स हैं। ये 29 पॉलिटिकल स्टेट 44 सोशियो इकोनॉमिक जोन्स में हमें बदलना पड़ेगा। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा
ये 44 सोशियो इकोनॉमिक जोन्स कौन से है, लेकिन इनका आधार क्या होगा। ये जो सोशियो इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे आर्थिक विकास के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि अस्थि जो है ये आर्थिक विकास का विषय है, और आर्थिक विकास नहीं होगा तो हमारे जीवन में अस्थि पूरी नहीं हो सकती है हमारा। इसलिए पहले ही कहा कि ये कैसे दिन आ गए कि हमें मजबूरी में मरना पड़ता है, बिना खाने के मरना पड़ता है, बिना वस्त्र के मरना पड़ता है, बिना घर के मरना पड़ता है। अगर घर नहीं हो तो बिजली गिरेगी, हमारे शरीर पर मर जाते हैं, और वस्त्र नहीं हो तो ठंडी में कूद करके मर जाते हैं, खाना नहीं हो तो खाना बिना खाने के तड़प पर मर जाते हैं। तो ये मजबूरी की मृत्यु, और कितने दिन तक और क्यों। इसलिए आज हमको ऐसे ग्रुपिफिकेशन का निर्माण करना है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर किए जाएंगे। ये सोशल ग्रुपिफिकेशन जो है, जिसको हम जोन या यूनिट कहेंगे, जो 44 होंगे, वो आर्थिक और दादा का नेटवर्क इशू आ गया, तो हम लोग थोड़ा धैर्य रखेंगे। दादा अभी शीघ्र ही ज्वाइन करेंगे। दूसरा, जहां आर्थिक समान होगी, आर्थिक क्षमताएं मतलब क्या, जैसे तकनीक हो, संसाधन हो, उत्पादन हो, नेचुरल रिसोर्सेस, ये जहां एक जैसे होंगे, उनमें समानता होगी, ऐसे क्षेत्र को हमें एक क्षेत्र समझना होगा। जहां के लोग, जिसमें नस्लीय समानता होगी, मतलब ये जातिगत अनुवांशिकता, जैसे नेपाली लोग हुए, जैसे सिख हो गए पंजाब के, ऐसे जैसे महाराष्ट्र में मराठा है, ऐसे जो जातिगत आदिवासी लोग हैं, जंगल में रहते हैं, तो ऐसे लोगों जो ये एक प्रकार के होंगे। नस्लीय समानता मतलब जातिगत अनुवांशिकता की समानता होगी। और इसका चौथा पॉइंट है समान भावात्मक विरासत। मतलब क्या, भावात्मक विरासत मतलब सबकी भाषा एक होगी, सबकी संस्कृति एक होगी, सबकी सभ्यता एक होगी, सबकी परंपरा एक होगी, सबका भोजन एक होगा। इस प्रकार से जानते हैं, हर स्टेट में हम जब जाते हैं तो सबका भोजन, भाषा, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान, ये सब अलग अलग नजर आता है। तो जिन सब लोगों का ये खान पान, रहन सहन, भाषा, संस्कृति, सभ्यता और परंपरा ये सब एक होगी, तो वो भी उसका आधार होगा। और चौथा है समान भौगोलिक परिस्थिति। समान भौगोलिक परिस्थिति मतलब क्या, कि जैसे कई पहाड़ होता है, कई पठार होता है, कई कछार होता है। तो पहाड़ पर बसने वाले लोग अलग होते हैं, पठार पर बसने वाले मतलब जमीन पर बसने वाले लोग अलग होते हैं, और कछार पर बसने वाले लोग अलग होते हैं। नदी है, वर्षा है, सिंचाई है, उस नहरें हैं, ये सारी व्यवस्था जो है इस पर आधारित ये सोशियो इकोनॉमिक ग्रुपिफिकेशन होगा, जो सेल्फ सफिशिएंट होगा और रिक्वायरमेंट की सारी चीजें वो अपने तैयार करेगा, और अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहेगा। ये मुख्य बात है। ये सोशियो इकोनॉमिक ग्रुपिफिकेशन का जो निर्माण किया जाएगा, उसका उद्देश्य होगा कि वह इकाई, वह जोन अपने आप में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप में परिपूर्ण हो, विकसित हो। उसकी सारी आवश्यकताएं शरीर के विकास के लिए, मन के विकास के लिए और आत्मा के विकास के लिए जो भी जरूरतें हैं वो पूरी कर सके, ऐसा। तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो 44 समाज सोशियो इकोनॉमिक जोन्स के रूप में होंगे, वो कौन कौन होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ईस्ट में मतलब पूर्वी भारत में आम्रा बंगाली, असमिया, लेप्चा, भूटिया, बोडो, उत्कल, कोसल, नागपुरी, मगही, मिथिला, अंगिका, भोजपुरी, मतलब ये पश्चिम बंगाल और उधर के जो ईस्ट के छोटे छोटे प्रदेश हैं वे, और फिर उड़ीसा और बिहार, ये सब मिला करके ये ईस्ट भारत बनता है। वैसे ही वेस्ट भारत है, वो है महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इसमें भी 12 समाज है। इसमें भी 12 समाज थे, इसमें भी 12 समाज होंगे, 12 जोन्स होंगे। सह्याद्री, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मालवा, बुंदेली, बघेली, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, गुर्जर, काठियावाड़ी और कच्ची, ये जो है पश्चिम भारत के 12 समाज है, 12 जोन्स है। फिर उत्तर भारत के, इसमें भी 12 जोन्स है, 12 यूनिट्स है। वो है अवधी, ब्रज, हरियाणवी, पंजाबी, गढ़वाली, कुमायूनी, पहाड़ी, किन्नौरी, सिरमौरी, डोगरी, कश्मीरी, लद्दाखी, ये 12 समाज या 12 सोशियो इकोनॉमिक जोन्स उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में होंगे 8, वो है मलयालम, तमिल, तेलंगाना, सरकार, रायलसीमा, कन्नड़, तुलु और कोंकणी। इस तरह 12, 12, 12 और 8, ये टोटल 44 समाज, इनको कहा जाएगा सोशियो इकोनॉमिक जोन्स। और ये ऐसे जोन्स होंगे कि जो अपने अपने क्षेत्र के लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बनाने में सक्षम हो सकेंगे। इसके लिए अब हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी। हमने जोन तो बना दिया, ये पहला कार्य होगा। अगर प्राउटिस्ट को व्यवस्था बनाने का अवसर मिलता है तो सर्वप्रथम प्राउटिस्ट अपने पूरे भारतवर्ष को 44 समाजों में बांटेंगे। स्टेट्स तो अपनी जगह रहें, जैसे हैं वैसे रहेंगे, स्टेट्स जैसे है वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये 44 समाजों का निर्माण भी हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए करना पड़ेगा। यही आज तक हुआ नहीं, इसलिए हमारी अस्तित्व रक्षा आज खतरे में पड़ गई है। तो हमारे महासती श्री प्रभाताचार्य सरकार चाहते हैं कि मनुष्य तुम अब चिंता छोड़ दो, मैं जैसे चाहता हूँ, जैसे कहता हूँ वैसे तुम करो, तुम्हारा जीवन सुखी और संपन्न होगा, तुम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकोगे। लेकिन याद रखना, तुम जो प्लानिंग करोगे अपने क्षेत्र की, अपने जोन की, अपने यूनिट की, अपने समाज की, वो प्लानिंग सही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की प्लानिंग सही होते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी फेल नहीं होता, हर कार्य उसका सफल हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस देश की, जिस राज्य की प्लानिंग सही, वह प्लानिंग भी, वह राज्य भी सही, वह देश भी सही। इसलिए अगर हमें अपने छोटे से इस सामाजिक आर्थिक जोन की प्लानिंग करनी है तो उसके 3 स्तर होंगे। 3 स्तर, पहला होगा समाज लेवल की प्लानिंग, माने यूनिट लेवल की प्लानिंग। दूसरा होगा जिला स्तर की प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल की। और तीसरा होगा ब्लॉक स्तर की प्लानिंग, प्रखंड स्तर की। ये ब्लॉक स्तर की प्लानिंग भी इंट्रा ब्लॉक और इंटर ब्लॉक, अर्थात आंतरिक ब्लॉक और अंतर ब्लॉक। इंट्रा माने ब्लॉक के अंतर्गत, ब्लॉक के अंतर्गत जितनी पंचायतें हैं, जितने विलेजेस हैं, जितने लोक संख्या है, जितने लोग रहते हैं, वो सब, ये हुआ इंट्रा ब्लॉक। और इंटर ब्लॉक माने उसके अड़ोस पड़ोस के जो अन्य समाज होंगे, अन्य जो ब्लॉक होंगे, उनको लेकर के प्लानिंग बनेगी। तो इंटर ब्लॉक अंदर की प्लानिंग अलग, और इंटर ब्लॉक पर्टिकुलरली इंटर ब्लॉक में जैसे रोड वगैरह है, या जंगल है, पहाड़ है, पहाड़ आधा उधर तो आधा इधर चला जाता है, नदी आधी उधर तो आधी इधर रह जाती है, तो ये सब की प्लानिंग भी अलग अलग होनी चाहिए। ये प्लानिंग नहीं होने की वजह से, जैसे गोदावरी के लिए जो है कर्नाटका और ये तमिलनाडु दोनों आपस में खूब लड़ते झगड़ते हैं इसी की वजह से। अब इस प्लानिंग का आधार क्या होगा? ये जो प्लानिंग बनेगी त्रिस्तरीय, ये त्रिस्तरीय प्लानिंग का आधार होगा। उसके 5 पॉइंट्स है। पहला है उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता माने क्या कि हमारे उस जोन में ये पानी रहो इसमें, पानी बोतल का, मतलब उस यूनिट में क्या क्या आर्थिक क्षमताएं हैं वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद में उसमें क्या क्या हम उत्पादन ले सकते हैं, उसकी कीमत कितनी आएगी वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में उसकी परचेसिंग कैपेसिटी हमारे लोगों में है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में कलेक्टिव नेसेसिटी मतलब सामूहिक आवश्यकता क्या है वो देखना पड़ेगा।
और बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब संतुलित आर्थिक विकास होगा कि नहीं, ये 5 चीजों का विचार करने के बाद में, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तेल होता है आसाम में, लेकिन उसकी रिफाइनरी बनी है बिहार में, बरौनी में। तो बताइए, आसाम से तेल लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, तो उस खर्चे की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से यहाँ जो तेल तैयार होगा इसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी? अरे खर्चा बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो फिर लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बनानी पड़ेगी, क्रम क्षमता नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? इसलिए प्रौढ़ प्रणेता कहते हैं कि नहीं, जो सामान जहां पर है उसको बाहर नहीं भेजने का, वो सामान वही रहेगा और उसी के आधार पर हमें अपनी प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। जहां पर जो प्रोडक्शन होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसके आधार पर हमें उत्पादन क्या ले सकते हैं, उससे उसको सोचना पड़ेगा, उत्पादन का मूल्य कितना आ सकता है, और उस मूल्य पर यह भी देखना पड़ेगा कि वहां की जनता उसको खरीद सकती है कि नहीं, उसको उसके पास में इतनी क्रय क्षमता, परचेसिंग कैपेसिटी है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। और फिर हम जो योजना बनाएंगे उस योजना में सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति होती है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। और यह पूर्ति होने के बाद में संतुलित आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं, ये भी। तो इतनी सारी बातों का विचार करने के बाद में प्लानिंग बनेगी, और ये प्लानिंग जो बनेगी ये वहां लोकल धरती पर बनेगी। ये यहाँ पर एसी के कमरे में बैठ करके 2, 4, 5 लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन ये लोग जिस यूनिट की ये प्लानिंग होगी उसी यूनिट के लोग बनाएंगे। ये प्लानिंग के आधार है। अब मैं बता रहा हूँ आगे, डाटा जब प्लानिंग, अगर हमें प्लानिंग तैयार करनी है तो हमें क्या क्या डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, ये भी हमें जानना पड़ेगा। ये डाटा इकट्ठा करने का काम भी हमें करना पड़ेगा, और उसके आधार पर मतलब कितने लोग हमारे इस यूनिट में हैं, कितने बेरोजगार है, उसमें कितने पुरुष है, कितनी स्त्रियां है, और कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ है, कितने स्कूल है, कितने कॉलेज है, कितने हॉस्पिटल है, वगैरह वगैरह, ये सारा डाटा। और इतना ही नहीं, वहाँ कौन सी फसलें होती हैं, वहाँ पहाड़ है कि नहीं, नदी है कि नहीं, जंगल है कि नहीं, और है तो उसका क्या उपयोग हम कर सकते हैं, ये सब देखना पड़ेगा। जैसे कैपेसिटी ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड कैनल्स। अब बताइए, कैपेसिटी ऑफ रिवर्स में क्या होता है? रिवर में पानी आता है, पानी बहता है, वो आता है आकाश, समुद्र से आकाश में जाता है, आकाश से धरती पर गिरता है और फिर समुद्र की ओर चला जाता है। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि हमारे देश में जो पानी बहता है, जो पानी हमें प्रकृति देती है या विधाता हमको देता है, उसका कितना % हम यूज कर सकते हैं, जरा सुन लीजिए। अमेरिका में जो बारिश होती है उसके नदियों का जल मतलब वो 90% वो उपयोग में लाते हैं और 10% सिर्फ समुद्र को देते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में जस्ट उल्टा है, हम 10% को उपयोग में लाते हैं और 90% बोलते हैं हे समुद्र देवता, बस तेरी संपदा तेरे को समर्पित, ले जा, दान में ले जा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नदियों में पानी अगर आता है तो जगह जगह उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, इसका भी डाटा हमें तैयार करना पड़ेगा। तालाब कितने हैं, उस कैनल्स कितने हैं सिंचाई के लिए, ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद में लोकेशन ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स, कहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, कहाँ पर कौन सा पर्वत है, उस पर्वत पर, उस पहाड़ी पर क्या नेचुरल खनिज पदार्थ है, वो सब हमें देखना पड़ेगा। उसका भी यूटिलाइजेशन करने की प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, माउंटेन्स की बात चली तो जैसे मैंने सुना है कि चाइना जो है ना, चाइना हमारे लद्दाख को क्यों लेना चाहता है जी? जैसा मैंने सुना कि उस लद्दाख में सोना छिपा पड़ा है और चाइना को पता चला है इस बात का, इसलिए वो लद्दाख के पीछे पड़ा हुआ है। तो कहाँ पर, किस पहाड़ी पर, किस पर्वत पर कौन सी नेचुरल संपदा है, नैसर्गिक संपदा है, वो हमें जानना पड़ेगा, उसका डाटा तैयार करना पड़ेगा ताकि उसका उपयोग करके हम अपने समाज की समृद्धि को बढ़ा सके।
लोकेशन एंड अमाउंट ऑफ मिनरल्स, फॉरेस्ट, एक्वेटिक रिसोर्सेस। मिनरल्स माने खनिज पदार्थ, फॉरेस्ट माने जन संपदा, वन संपदा कितनी है, उसमें क्या क्या है वो सब देखना पड़ेगा। और फिर एक्वेटिक रिसोर्सेस, हाँ, पानी में की रिसोर्सेस क्या क्या है वो सब देखना होगा। कल्चरल एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस, एग्रो और एग्रीको इंडस्ट्रीज, कहाँ पर एग्रो मतलब कहाँ पर कौन सा प्रोडक्शन होता है, उसके आधार पर वहाँ कौन सी एग्रो इंडस्ट्री लग सकती है और वहाँ पर उसकी सहायता के लिए कौन सी एग्रीको इंडस्ट्री लग सकती है। ये सब तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोडक्शन होता है। तो जैसे आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र के विदर्भ में दादा का नेटवर्क इशू आ रहा है शायद, अब रिकनेक्ट होगा। प्लीज कृपया सभी लोग धैर्य रखेंगे। और दूसरी तरफ एक किसान है जिसके 5 बेटे हैं और उसके पास में केवल 5 एकड़ जमीन है। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। 1 एकड़ और 100 एकड़, ये 100 गुना अंतर हो गया। अगर अंतर होना है तो प्रभु प्रणेता कहते हैं कि 10% से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 10%, एक के पास 1 एकड़ है तो दूसरे के पास में अधिक से अधिक 10 एकड़ होंगी। और वैसे ही इनकम भी, अगर एक के पास में 100 रुपए हैं तो जो दूसरा व्यक्ति होगा उसके पास में 1000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये जो रेशियो है इसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके आधार पर ये सारी प्लानिंग बनेगी, इसका सारा डाटा हमें तैयार करना पड़ेगा। अब ये डाटा लेने के बाद में, डाटा इकट्ठा होने के बाद में इस प्लानिंग को कौन करेगा? प्लानिंग को वहां के स्थानीय, बाहर के कोई लोग नहीं आएंगे, वहां स्थानीय जो जानकार लोग वहां पर उस धरती पुत्र इसकी प्लानिंग तैयार करेंगे। लोकल इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियंस एंड स्पेशलिस्ट, मतलब इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट, अर्थनैतिज्ञ, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, प्रोफेशनल्स, और टेक्नीशियंस, तकनीकी लोग, और स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ, ये मिल करके उसकी प्लानिंग तैयार करेंगे। लेकिन याद रखना, महासद्वी श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि इस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन करने का अधिकार केवल स्थानीय नैतिक लोगों को होगा। नैतिक लोगों, स्थानीय लोगों के हाथ में। मान लिया कि हमारे क्षेत्र में कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, तो चलो हम किसी से बारो करेंगे नजदीक वाले से। लेकिन इसका जब इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आएगी तो वहां पर लेकिन लोकल मॉरलिस्ट लोगों के हाथ में ही वो रखना होगा। इतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन, आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार भी लोकल लोगों के हाथों में होगा। बाहरी लोग इसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं कर सकेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। बाहरी लोग मतलब उस इकोनॉमिक जोन के बाहर के लोग। तो ये होगा प्लानिंग के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं आखिर लोकल आदमी किसको कहेंगे। लोकल व्यक्ति वह जो उस एरिया में जन्मा है, एरिया में रहता है, एरिया में ही खाता पीता है, एरिया में ही काम करता है, और जो कुछ भी कमाता है वहां वो खर्चा भी वही करता है, वो कहीं बाहर नहीं ले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ लोग हैं जहां जन्म हुआ वहां से दूर दराज कहीं चले जाते हैं, वहां अपना जीविका चलाने का उद्योग करते हैं, पैसा कमाते हैं, और उस पैसे से जहां उनका जन्म हुआ उस राज्य में, उस जगह पर वो कॉलेज बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे। किनके लिए? तो अपने गांव के लोगों के लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए। ये हुआ बाहरी आदमी। वास्तव में आंतरिक आदमी या स्थानीय आदमी उसको कहेंगे जो वहां रहता है, वहां खाता पीता है, वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति का पालन करता है और वहां की भाषा बोलता है, और वहीं पर अपनी जीविका चलाता है, उसको कहेंगे लोकल। और जो ऐसा नहीं है, जो वहां की भाषा नहीं बोलता, वहां पर कमाया हुआ धन वहां पर खर्चा नहीं करता, दूसरी जगह भेजता है,
वो हुआ बाहरी आदमी। तो ये बाहरी आदमियों से सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं, खैर इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अभी ये निवेश का युग चल रहा, निवेश, मैक्सिमम निवेश। हमारे देश के नेता देश के अंदर कोई मीटिंग हो या देश के बाहर जाकर के मीटिंग करते हैं तो निवेश की बात जरूर करते हैं। बाहर के लोगों को बोलते हैं तुम आओ और तुम अपनी टेक्निक हमारे देश में लगाओ और उद्योग धंधा चलाओ और हम, ताकि हमारे लोगों को कुछ काम धंधा मिलेगा, ये इनकी नियति होती है। लेकिन वस्तुस्थिति कुछ और होती है। जो पैसा लगाएगा उद्योग लगाने के लिए, चलाने के लिए, उसकी प्रॉफिट भी तो वो लेगा। प्रॉफिट तो यहाँ नहीं छोड़ेगा। यहाँ तो ठीक है, वो खाली काम करने वाले लेबर लोगों को मजदूरी देगा, लेकिन जो भी प्रॉफिट वो कमाएगा वो सारा का सारा प्रॉफिट वो अपने देश ले जाएगा, अपने राज्य में ले जाएगा। ये नहीं चलेगा ऐसा। ये पूंजीपतियों का धंधा, जो हमारे देश के नेता लोग भी बोलते हैं आओ हमारे देश में पूंजीपतियों अपना पैसा लगाओ और उद्योग धंधे चलाओ, ये नहीं चलेगा। ये प्राइवेटाइजेशन, ये नहीं चलेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर प्लानिंग में, हमारी प्लानिंग में किसी भी प्राइवेटाइजेशन की कोई चर्चा नहीं होगी, कोई उसको स्थान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दादा टाइम कितना है? कितना? हाँ, मात्र 15 मिनट। अच्छा, तो अगला पॉइंट है परचेसिंग कैपेसिटी का। हालांकि ये बहुत लंबा पॉइंट है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा टच करता हूँ। बात पे जो छूटेगा कल उसको लेंगे। दादा आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी है हमारे पास समय। दीदी आप कंटिन्यू कर सकते हैं दादा, अभी समय है हमारे पास। समय है ना? ठीक है दीदी, जब समय हो जाएगा ना तो मुझे जरा इशारा करना, क्योंकि मेरे सामने कोई टाइम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कल मोबाइल में तो मेरे पास टाइम दिखाई देता था, इसलिए मैं अपने तरीके से उसको स्टॉप करता था। कितना मिनट टाइम है दीदी? कितना मिनट टाइम है? अभी 10 मिनट है हमारे पास। अच्छा 10 मिनट है, तो 10 मिनट में तो फिर क्वेश्चन आंसर ही हो जाएगा ना? कोई बात नहीं दादा, क्वेश्चन आंसर के लिए भी समय आगे कर लेंगे थोड़ा। आप कंप्लीट कीजिए टॉपिक को, जितना टॉपिक कंप्लीट हो सकता है। कल बाकी कल भी करेंगे हम कंटिन्यूअसली। अरे आज तो कंप्लीट होना ही नहीं है दीदी, उसको तो कल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर भी कुछ बातें मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि मान लिया कि हम लोगों ने अपने हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, मतलब परचेसिंग कैपेसिटी के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है जी 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। परचेसिंग कैपेसिटी के लिए 100% एम्प्लॉयमेंट देना बहुत जरूरी है। 100% एम्प्लॉयमेंट, माय लॉर्ड, कैसे होगा? कोई भी सोचेगा तो बोलेगा ये बोलने वाला पागल है, लेकिन बोलने वाला बहुत विचारवंत है। उसने सोच समझ करके दिया है और उसने सारी व्यवस्था दी है कि किस प्रकार से 100% एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ये 100% एम्प्लॉयमेंट सबको मिलेगा। सबको मतलब सबको, जो विद्यार्थी हैं पढ़ रहा उसको छोड़ करके, पढ़ाई के बाद से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक, बूढ़े व्यक्ति को भी। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है कि करते करते मरो और मरते मरते करो। ये उनका आदेश है हमारे लिए, ये उनकी तमन्ना है जो हमसे वो व्यक्त करते हैं। इसलिए हम निठल्ले कैसे बैठ सकते हैं? हम निठल्ले नहीं बैठ सकते हैं। वो बोलता है कि नहीं, तुमको तो बुढ़ापे में भी काम करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं, काम करने वाले करते हैं। दादा लोग कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, मृत्यु के अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक खड़ते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। वैसे ही बहुत सारे गृही भी है, वह भी रिटायरमेंट के बाद में भी कहीं ना कहीं काम करते ही रहते हैं। तो 100% माने जितनी भी जनसंख्या होगी, विद्यार्थी जीवन को छोड़ करके, विद्यार्थी जीवन तो चलो अध्ययन के लिए छात्रों को इतनी छूट है, लेकिन अध्ययन पूरा होने के बाद में फिर उनको जॉब करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नियोजित होना पड़ेगा और उसके लिए मरते दम तक उनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये परचेसिंग कैपेसिटी
बैलेंस्ड इकोनॉमी, ये फार्मूला आज तक कोई दे नहीं पाया था जो महासदी प्रभात रंजन सरकार ने दिया है। ठीक है, ये फार्मूला क्या है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। ये फार्मूला है कृषि पर। हमारे भारत देश में आज कृषि पर लगभग 70-80% लोग हैं, लगभग 70% तो है ही, लेकिन फिर सरकार कहते हैं कि नहीं, कृषि पर केवल 30 और 40% से ज्यादा नहीं, बस 30 और 40 के बीच में ये परसेंटेज रहेगा। और कृषि पर आधारित जो हमारे उद्योग धंधे होंगे, जहां पर जो कच्चा माल होता है, गेहूं होता है, चावल होता है, मक्का होता है, बाजरा होता है, इसका जो उद्योग लगेगा, उस उद्योग को चलाने में 20%, और फिर उस उद्योग को चलाने के लिए या एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए जो साधन सामग्री लगेगी, जो ट्रैक्टर है या खत है, केमिकल वगैरह है, ऐसी चीजों की फैक्ट्री, मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए सुविधाजनक जो चीजें देते हैं हम, उसको कहते हैं एग्रीको इंडस्ट्रीज। तो उसकी संख्या, उसका परसेंटेज होगा 20%। तो 40, 20, 20, 80%, 50-20%। अगर मान लिया कि कहीं एग्रीकल्चर लैंड कम है, तो वहां पर मिनरल्स पर आधारित नॉन एग्रीको इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी। तो ये नॉन एग्रीको इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का ये प्रतिशत ये घटता बढ़ता रहेगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड कम है तो वहां इसका 40 की जगह 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। अगर मिनरल्स ज्यादा है तो वहां नॉन एग्रीको इंडस्ट्रीज में वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। ये रेशियो रहेगा उसका। और व्हाइट कॉलर जॉब मतलब नौकरी पेशा, कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी होगी तो कुछ रहेगा नहीं, बस जो कुछ भी रहेगा तो या तो सरकारी होगा या कोऑपरेटिव बेसिस पर होगा या फिर व्यक्तिगत होगी, मतलब व्यक्ति का। ठीक है, तो वो नौकरी पेशा 10% और ट्रेड एंड कॉमर्स प्रकार का ये रेशियो है। इस रेशियो के आधार पर 100% एम्प्लॉयमेंट हमें सबको देना पड़ेगा। अब ये रेशियो जो है प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है और उसको अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो 100% एम्प्लॉयमेंट है, यह एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमें मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल मंडेन पोटेंशियलिटीज थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन टू द मैक्सिमम। मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से हमें जितने भी मंडेन प्रॉपर्टीज है उन सब के आधार पर उद्योग धंधे खोलने पड़ेंगे। एक की इंडस्ट्रीज जो स्थानीय सरकार चलाएगी, केंद्र सरकार नहीं कर रहा हूं मैं, स्थानीय सरकार, उस क्षेत्र की जो सरकार होगी वो स्थानीय सरकार द्वारा ये की इंडस्ट्री चलेगी। जैसे एनर्जी, केमिकल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, कम्युनिकेशन के साधन, ट्रांसपोर्टेशन के साधन वगैरह वगैरह, ये सब जो है स्थानीय सरकार के पास में रहेंगे और ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं, कोई पूंजीपति नहीं, कोई एक धन्ना से नहीं, नो अडानी और कोई भी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ सरकार रहेगी। दादा का एक बार फिर से नेटवर्क इशू आ गया है और क्लोज करने का समय भी हो चुका है, समापन की ओर बढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है अपने अपने प्रश्न तैयार रखिए। अब हम नमस्कार गीता दीदी। जी दादा, मालवीय नगर का जी मालवीय नगर में जी दादा का रूम में वाईफाई है, वाईफाई को रिचार्ज